हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे एएलपीसीबीटी 2 एग्जाम में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का जो 50 क्वेश्चन रहेगा उसका एसके झा सर द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उससे हम लोग प्रैक्टिस सोल्व करेंगे। उसमें 50 क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। हम लोग 4 सेट देख लिए हैं, आज हम लोग 5वां सेट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सेट नंबर 5 है दोस्तों, आपको पता होगा कि एएलपीसीबीटी 2 के लिए रामबाण बुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। कहता है स्वयं संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो संवेग का ऐसा मात्रक होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा संवेग का, क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी। क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी। तो मास का क्या हो जाएगा, केजी, और वेलोसिटी के क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड जहां पे रहेगा उस समझ जाइए कि संवेग का मात्रक है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि जी का मान ज्ञात करने वाला कौन है। जी जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, नियतांक है। तो आप बताइए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आप समझ रहे होंगे सर न्यूटन ने किया होगा, लेकिन गलत बात है, न्यूटन ने नहीं, हेनरी कैवेंडिश ने किया है। कौन किया है, हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन डी सही है। ये बड़ा वाला जी है। जी का मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 होता है। क्या आता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कौन सा, हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कह रहा है कि पानी 42 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। कितना मीटर ऊंचाई से, एच दे दिया है कि 42 मीटर ऊंचाई से कहां गिर रहा है, जमीन पर गिर रहा है। कोई बात नहीं। यदि स्थितिज ऊर्जा जो 42 मीटर ऊंचाई पर होगा तो कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ही उसके पास, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का 1/2 भाग, कितना, 1/2 किससे परिवर्तित हो जा रहा है, तो ताप में परिवर्तित हो जा रहा है। किसमें, ताप में परिवर्तित हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 1/2 ताप में परिवर्तित हो जा रहा है, हीट में परिवर्तित हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो ताप में वृद्धि कितना होगा, तो ताप किससे परिवर्तित हो जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा हानि 1/2 उष्मा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो पानी का ताप क्या होगा, अगर जो पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाएगा। पानी जब दोस्तों 42 मीटर ऊपर रहेगा तो उसके पास तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, स्थितिज ऊर्जा रहेगा। तो कितना स्थितिज ऊर्जा रहेगा, कितना स्थितिज ऊर्जा रहेगा, तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो रहेगा mgh। क्या रहेगा, mgh। अच्छा ठीक है, इसका तो हमको द्रव्यमान पता नहीं है, जी पता है और एच पता है, तो एम को इसे ही छोड़ देते हैं, जी छोड़ देते हैं, एच कितना है, 42 है। इतना जो है, इतना जूल क्या रहेगा उसके पास, स्थितिज ऊर्जा रहेगा। क्या रहेगा, स्थितिज ऊर्जा रहेगा। अच्छा जी का मान भी रख दीजिएगा आप, जी का मान क्या होता है, 9.8 होता है। जी का मान 9.8 होता है, यानी m × 9.8 × 42। ठीक है, इसके पास जूल है, जूल इतना एनर्जी है। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी जो है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 411.6 जूल, जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 411.6। इतना जो है से, इतना जो है से क्या हो जाएगा, इसके पास एनर्जी होगा। इतना क्या हो जाएगा, इसके पास एनर्जी होगा। अब वो एनर्जी को क्या करना है, उष्मा में परिवर्तित करना है। किसमें, उष्मा में। इसमें उष्मा में परिवर्तन हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो रहा है। जो उष्मा क्यू में परिवर्तित हो रहा है, कितना हो रहा है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। कितना हो रहा है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, हाफ हो रहा है ना। अच्छा हाफ कितना हो गया, तो 411 जो है उसके पास कुल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, इसका हाफ कीजिए, हाफ गुने 411, हाफ गुने 411.6, यानी आप कहेंगे सर 205.8 जो है उसके पास इतना जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है वो उष्मा में परिवर्तित हो रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक कि इतना क्या हो रहा है, उष्मा में परिवर्तित हो रहा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो स्थितिज ऊर्जा का आधा जो है वो क्या उष्मा में परिवर्तित हो रहा है। तो ताप में क्या, जो ताप में क्या होगा, वृद्धि कितना होगा। ठीक है, हम तो निकाल लिए कि उतना ऊर्जा जो है से उष्मा में परिवर्तित हो रहा है। आपको पता होगा कि ऊर्जा को जब हम टेम्परेचर में ले जाते हैं तो क्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्यू बराबर होता है mc डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। अच्छा सी का मान आपको पता है दोस्तों, जब पानी है तो आपको पता है कि पानी का सी का मान कितना होता है, 4200 जूल पर केजी केल्विन। क्या होता है, 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है। क्या होता है, सी का मान 4200 जूल पर केजी केल्विन, ये आपको याद रखना है, 4200 जूल पर केजी केल्विन। अच्छा आपको क्यू पता है, क्यू कितना पता है,
क्यू आप पोटेंशियल एनर्जी का हाफ लेना है, यानी कि 205.8। मास को हम लोग ऐसे ही रखे थे, तो मास को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, मास को तो मास तो हमको पता नहीं है, एम का एम रखेंगे। अच्छा, सी का मान कितना है 4200। अब हमको डेल्टा पता है जी, नहीं पता है, डेल्टा टी तो हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मास से मास खत्म हो जाएगा, यानी कि 205.8 बटा 4200। इसको जो आप काट के लाइएगा वो क्या हो जाएगा, यही टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा, यानी कि इसका जो काटने के बाद क्या आ जाएगा, आपको काटने के बाद 0.49 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्या आएगा, 0.49 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर जो उष्मा जो है, जो स्थितिज ऊर्जा उष्मा में हाफ परिवर्तित होगा तब तो इतना होगा, अगर जो फुल परिवर्तित हो जाएगा, टोटल के टोटल स्थितिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तन हो जाएगा तो 0.98 होगा, लेकिन हाफ कह रहा है तो ये वाला होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक बार और कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों सर्किट से है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सर्किट से है। देखिए, पहले आपको समझना है कि जो सर्किट दिया हुआ है ये कौन सा है, इस सीरीज में है। इस सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये आपका फिगर ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे वोल्ट का बैटरी लगेगा, यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी लगा दीजिए, आपका सीरीज कैसा बन जाएगा, ये तो 3 ओम का है, 3 ओम रेसिस्टेंस है, और फिर क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा, 3 कितना हुआ 6 हुआ, ये दोनों 6 हो गया। अच्छा, इसको समतुल प्रतिरोध निकालिए, आर इक्विवेलेंट निकालिएगा आप, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, ये हो गया 2 प्लस 3, यानी कि दोनों के जब करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3 ओम, सॉरी जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 ओम आएगा, कितना आएगा 2 ओम। जैसे ही 2 ओम आएगा तो आपको कह रहा है कि परिपथ में धारा क्या होगा, तो V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है IR। 2 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, V कितना है 2 है, I हमको निकालना है, R कितना है, R हमको 2 आया काट के, यानी कि 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है। एक पिंड जो है वो 20 मीटर की दूरी एस जो है से कितना 20 मीटर कितना सेकंड में 6 सेकंड में तय करता है, कितना सेकंड में 6 सेकंड में तय करता है। फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में करता है, फिर अगला कितना 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, कितना सेकंड में 4 सेकंड में तय करता है। तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा, देखिए हर एक सेट में लगभग एक क्वेश्चन आता है औसत चाल से। तो औसत चाल को आपको एक रामबाण फार्मूला है कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी 20 मीटर और प्लस 30 मीटर 50 मीटर है। कुल समय कितना लग रहा है 6 लग रहा है और 4 लग रहा है, यानी कि 10, यानी कि दोस्तों 50/10 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, औसत चाल होगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि वक्र गति यदि एक चक्र की गति 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा का पहले आप फॉर्मूला याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। ठीक है, अगर जो वेलोसिटी को 2 गुना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 4 गुना होगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर ... सीधे होता है। देखिए संवेग में परिवर्तन के दर, पहले संवेग का फॉर्मूला याद कीजिएगा। संवेग कहते किसको है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों mv। क्या होता है mv, तो संवेग में परिवर्तन के दर यानी कि समय से भाग दे रहा है। तो जैसे ही संवेग में समय से भाग देंगे दोस्तों तो m को अलग कर दीजिए, v/t कर दीजिए अलग। जैसे ही m को अलग कीजिएगा v/t कीजिएगा तो v/t क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो ma किसके बराबर होता है, तो कहेंगे सर कि फोर्स बराबर होता है, m बराबर ma होता है। यानी कि जैसे ही संवेग के परिवर्तन के दर होगा तो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, लागू बल होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है एक कण स्थिति x t के सापेक्ष समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो x बराबर क्या है, x बराबर a_t² माइनस b t के क्यूब, और t जो समय है 2 सेकंड बाद त्वरण क्या होगा। तो आपको एक्सीलरेशन पूछ रहा है दोस्तों। जब x दे रखा है एक्सीलरेशन पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए dx/dt क्या, dx/dt क्या है, dx/dt वेलोसिटी के बराबर होता है। क्या होता है, dv के बराबर होता है। dx/dt क्या होता है, dx/dt dv के बराबर होता है। dx/dt क्या है, dx/dt क्या होता है, dv के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। अच्छा, जब dx को डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। जब at² को डिफरेंशिएट किए t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, d 2a t क्या हो जाएगा, 2at हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
2AT। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा दोस्तों इसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में 2AT पावर आगे आ जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -3BT²। क्या हो जाएगा 3BT², क्या हो जाएगा 3BT²। अच्छा अब ई क्या है, डीवी आया है, वेलोसिटी आया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा आप टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो टी का पावर अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टी का पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2A, टी तो खत्म हो गया, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6BT हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6BT। ई जो है से एक्सीलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है तो एक्सीलरेशन में टी रख दीजिए, टी का मान क्या है 2A माइनस, अच्छा 2 क्या है 6B, टी का मान क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो A माइनस 6B हो गया, A माइनस 6B क्या हो गया, एक्सीलरेशन निकल गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पदार्थ के 3.5 केजी द्रव्यमान के तापक्रम को 20 से 350 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा के मान क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 3.5 केजी है द्रव्यमान, कितना है एम दे रखा है दोस्तों, आपको आराम से बनाना है, एम कितना दे रखा है 3.5 केजी। अच्छा कहां से कहां तक टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 20 से 350 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। देखिए तो डेल्टा टी क्या आ गया, डेल्टा टी 330 आ गया, डेल्टा टी क्या आ गया 330, डेल्टा टी क्या आ गया, डेल्टा टी जो आ गया 330 आ गया, डेल्टा टी 330 आ गया, डेल्टा टी कितना आ गया 330, 330 ठीक है। अच्छा क्या आता है, क्यू का मान क्या होता है दोस्तों, एम सी डेल्टा टी, आपको डेल्टा टी पता है, मास भी पता है, सी का मान रखना है, तीनों का मान पुट करके आप जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपके पास आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा 346500 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति के साथ किसी पिंड की गति को कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, उसमें स्थिर गति के साथ कौन सी गति, स्थिर गति के साथ, स्थिर गति के साथ किसी पिंड के गति को क्या कहा जाता है, तो एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक है। देखिए दोस्तों आपको बताए थे कि जब फलक्रम बीच में हो तो प्रथम श्रेणी, लोड बीच में हो तो द्वितीय श्रेणी, और इफर्ट बीच में हो यानी कि प्रयास बीच में हो तो तृतीय श्रेणी। तो चिमटा जो है दोस्तों हम लोग बीच में पकड़ते हैं, यानी कि इफर्ट कहां लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, तो कौन सा श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का हो गया। चलिए प्रथम श्रेणी में कौन आएगा, प्रथम श्रेणी फलक्रम किसके बीच में होता है, तो कैंची के बीच में प्रथम जो होता है, फलक्रम बीच में होता है, तो कैंची प्रथम श्रेणी हो गया। कहेंगे सर द्वितीय श्रेणी में कौन होगा, द्वितीय श्रेणी में दोस्तों एक पहिया वाला ठेला जो होता है वो क्या होता है, द्वितीय श्रेणी में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, कह रहा है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। फिर से बता रहे हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वो होगा जिसका बीच में क्या होगा, फलक्रम होगा। श्रोता क्या होता है, बीच में लोड होता है, ये भी नहीं होगा। मनुष्य का हाथ, तराजू के बीच में क्या होता है दोस्तों, फलक्रम होता है, यहाँ पे फलक्रम होता है, अगर ज्यादा यहाँ वजन हो जाएगा तो इधर झुकेगा, इधर वजन होगा तो इधर झुकेगा, लेकिन बीच में क्या रहेगा, फलक्रम, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तराजू जो है से एक प्रकार का क्या है, तराजू एक प्रकार का क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको पेशेंस के साथ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 15 मीटर लंबे तथा 2 मीटर ऊंचे, 15 मीटर लंबे तथा 2 मीटर ऊंचे आनत तल पर पाया जाता है। क्या होता है, आनत समतल तल पर पाया गया कि 20 केजी का फोर्स, कितना फोर्स, आप इफर्ट जो लगा रहे हैं, प्रयास जो कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रयास बोलते हैं। तो प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं दोस्तों, प्रयास हम लोग कर रहे हैं 20 केजी, कितना कर रहे हैं 20 केजी, 20 केजी जो प्लेन के समांतर कर रहा है, लेकिन 120 केजी भार को थोड़ा खिसकाता है। जो लोड है वो कितना है, 120 केजी है, लोड कितना है 120 केजी है, उसको थोड़ा खिसकाता है। तब कह रहा है कि यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात तथा मशीन की दक्षता तीनों निकालिए। आप यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए, वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो निकालिए, मशीन की दक्षता यानी कि इफिशियंसी निकालिए, तीनों आपको निकालना है। देखिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, फिगर में हम लोग पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका वेग अनुपात निकालेंगे। वेग अनुपात क्या निकालेंगे, वेग अनुपात। वेग अनुपात में आपको पता होगा, वेग अनुपात में आपको पता होगा दोस्तों 1/sin थीटा होता है। क्या होता है वेग अनुपात में, 1/sin थीटा। देखिए एक है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर जो थीटा मानिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 1/sin थीटा, पहले sin थीटा का मान देखिए, sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, sin थीटा का लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि 2/15। अच्छा वेग अनुपात क्या आ गया,
जैसे ही 1/2/15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 ऊपर चल जाएगा, यानी कि आपको वेलोसिटी रेशियो जो है दोस्तों कितना आ गया, वेलोसिटी रेशियो आ गया 15/2। क्या आ गया, 15/2 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा 7.5। देखिए 7.5 कहां पे है, जहां पे है उसको खोज के जल्दी मार दीजिए, काहे कि ऑप्शन सी सही है। अच्छा अब तो देख लिए वेलोसिटी रेशियो। अब कहें सर वेलोसिटी रेशियो के पास क्या हम मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हैं, एकदम निकालिए मैकेनिकल एडवांटेज। कैसे निकालिएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है दोस्तों कैसे होगा, भार बटा प्रयास होता है। क्या होता है, भार बटा प्रयास। आप कितना उठा रहे हैं, कितना आप फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं उससे आप भाग दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। तो 120 केजी भार उठा रहे हैं, कितना फोर्स लगा करके, तो 20 केजी फोर्स लगा करके, इसको काटिए 6 बार में, यानी कि 6। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 6। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज है 6, एकदम है 6। देखिए ऑप्शन सी सही है। आप कहेंगे सर कि हम तो इफिशियंसी भी निकालेंगे, इफिशियंसी कैसे निकालिएगा, इफिशियंसी निकालिएगा मैकेनिकल एडवांटेज में आप वेलोसिटी रेशियो से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा और 100 से गुना कर दीजिए। कैसे निकालिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है भाई, 6 है। अच्छा कितना है, वेलोसिटी रेशियो कितना है, 7.5 है, इसको 100 से गुना कर दीजिए। जैसे ही कीजिएगा तो 80% आएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, एक गति पालक का कोणीय वेग 60 आरपीएम से 360 आरपीएम करने में कितना 484 जूल खर्च होती है, तो गति पालक का जड़त्व घूर्ण क्या होगा, गति पालक का जड़त्व घूर्ण क्या होगा। आपसे पूछ रहा है जड़त्व घूर्ण, क्या पूछ रहा है, जड़त्व घूर्ण पूछ रहा है। 60 आरपीएम से 360 आरपीएम करने में कितना जूल खर्च हो रहा है एनर्जी, तो खर्च हो रहा है 484 जूल। कितना जूल, 484 जूल। पहले ओमेगा 1 निकालिए, ओमेगा 1 कितना दिया है, 60 आरपीएम दिया है, कितना दिया है 60 आरपीएम। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 पाई 60/60 क्या हो गया, इसका आरपीएम हो गया, आरपीएम हो गया, काटिए कितना मान काटिएगा, यानी कि 2 पाई आ गया। ओमेगा 1 कितना है, 2 पाई आ गया। अच्छा ओमेगा 2 निकालिए, ओमेगा 2 निकालिए 2 पाई 360/60 काटिए कै बार में, 6 बार में, यानी कि 6 दूना 12 पाई आ गया। हम लोग ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों निकाल लिए। अब हम लोग गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, गतिज ऊर्जा कितना दे रखा है, 484 जूल। क्या है, 484 जूल। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ आई इंटू इसका स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ इंटू आई, इनर्सिया जड़त्व यही है, इनर्सिया, हाफ इंटू आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। अच्छा इधर कितना है, 484 जूल जो चेंज हो रहा है, 484 जूल हो रहा है। हाफ आई का मान पता है, नहीं है, आई का मान हमको निकालना है। अच्छा ठीक है, ओमेगा 2 कितना है दोस्तों, ओमेगा 2 12 पाई है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर रहेगा। अच्छा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई रहेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाफ 444 में से माइनस 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आई इंटू 140 पाई स्क्वायर, कितना 140 पाई स्क्वायर, 140 पाई स्क्वायर काटिए कै बार में, 70 बार में कट गया, यानी कि 484 बराबर 70 पाई स्क्वायर, आई 70 पाई स्क्वायर। अच्छा आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आई बराबर क्या हो जाएगा, 484 70 पाई स्क्वायर। क्या होगा, 484 70 पाई स्क्वायर, 484 70 पाई स्क्वायर क्या होगा, 484 70 पाई स्क्वायर। जैसे ही आप पाई का मान भी रखिएगा, जैसे ही आप पाई का मान भी रखिएगा दोस्तों, तो आपको सोल्व होकर के आ जाएगा 0.7 केजी मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 0.7 केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि 5 केजी भार के वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाला कार्य क्या होगा। देखिए जब भी हम कार्य करते हैं दोस्तों, तो ए बराबर क्या होता है, एम ए या एम जी। क्या होता है, एम ए या एम जी। जब हम वस्तु को ऊपर उठाते हैं, क्या करते हैं, वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो जी का मान जो है नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे जी का मान रखिए, एम कितना है, तो एम है तो 5, एम कितना है दोस्तों, 5 है, 5 है। और क्या है, जी कितना है, तो जी माइनस में रखिए, जी क्या जब ऊपर उठा रहे हैं तो जी क्या होगा, माइनस में। जी का मान दे रखा है 10, माइनस 10 कर दीजिए। एच कितना है, तो एच है 4। जैसे ही इसको गुना कीजिएगा तो 5 के 20 यानी कि माइनस 200 जूल जो है कार्य करना पड़ेगा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं। जो स्थिति में या आकृति में जो परिवर्तन होता है, उससे जो वस्तु में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और गति के कारण जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ऑप्शन डी सही है, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है
तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। देखिए जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों, गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कितना है 256 गुना है, 256 गुना है गतिज ऊर्जा, उसके प्रारंभिक मान का कितना है 256 गुना है, तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों पी स्क्वायर बाई क्या होता है, संवेग में क्या होता है पी स्क्वायर बाई एम होता है, क्या होता है पी स्क्वायर बाई एम होता है। जैसे ही आपको कह रहा है स्क्वायर कह रहा है तो 256 को देखिए किसका स्क्वायर है, तो 256 जो है 16 का स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। संवेग क्या होगा 16 गुना होगा, संवेग क्या होगा 16 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उष्मीय ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा होता है। देखिए आप घड़ा एक लिए, घड़ा में क्या कर दिए, गर्मी के दिन में जल रख दिए, तो जल यहाँ पे फ्रीज तो नहीं लगा हुआ है, इसमें रेफ्रिजरेटर तो नहीं लगा हुआ है, कंप्रेसर कूलेंट तो नहीं जा रहा है कि ठंडा हो रहा है। कैसे ठंडा हो रहा है, जो बाहरी वातावरण से ठंडा पानी कैसे हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, तो बाष्पोत्सर्जन के कारण। कैसे हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन के कारण। इसमें जो छोटा छोटा छिद्र है, पोरस है, उससे क्या होता है पानी निकलता है, पानी निकलता है तो क्या होता है वो बाष्प बनता है, यहां से क्या होता है बाष्प बनता है, बाष्प बनेगा तो ये क्या करेगा उष्मा को अवशोषण करेगा। क्या करेगा, जैसे ही बाष्प बनेगा दोस्तों तो बाहर वाला पानी क्या करेगा उष्मा को अवशोषण करेगा, उसके बाद क्या होगा वो टेम्परेचर बढ़ा के बाष्प बनेगा। तो जैसे ही उष्मा का अवशोषण करेगा तो अंदर वाला पानी से कहेगा कि हमको उष्मा दो, तो जैसे ही उष्मा इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, यानी कि बाष्पोत्सर्जन से। किसको कारण से, बाष्पोत्सर्जन से। ऑप्शन कौन सा सही है, किसे, बाष्पन से। किससे, बाष्पन से, ऑप्शन डी सही। बाष्पोत्सर्जन ना बाष्पन से, उसको क्या बोलते हैं बाष्पन बोलते हैं, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी जो है बाष्पन से क्या होगा वो ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि ठंडे क्षेत्रों में जहां 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में नमी से भर देते हैं। किसके नमी से भर देते हैं, जो खेतों को पानी से भर देते हैं, क्यों। देखिए कह रहा है कि ठंडे क्षेत्रों में ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि जब पानी से भरेंगे दोस्तों, खेतों को जब पानी से भरेंगे तो क्या होगा कि जल का विशिष्ट उष्मा धारिता अधिक होता है, जल का विशिष्ट उष्मा धारिता अधिक होता है, इसलिए क्या करते हैं वो अपने खेतों को पानी से भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। देखिए जब हम खाना पकाते हैं तो अधिकतर तपेली में क्या होता है कि बाहर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहर वाला हिस्सा काला हो जाता है। तो उसको जो पुरानिया आदमी थे पहले वाला, अब तो चमका देते हैं भीम शैम्पू साबुन से, लेकिन पहले क्या करते थे काला ही छोड़ देते थे, काला ही छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे काला, काला छोड़ने का रीजन था दोस्तों, क्या रीजन था कि काली सतह का उष्मा अच्छी अफसोस करता है। काला सतह रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे आप आग लगाइएगा, यहाँ पे आप चूल्हा जलाइएगा, तो ये जो है उष्मा को अच्छा से अवशोषण करेगा, क्या करेगा ज्यादा उष्मा बर्बाद नहीं करेगा। इसीलिए पहले का व्यक्ति क्या करते थे, उसको पेंदी को काला ही छोड़ देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। सूर्य द्वारा कौन सा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो अवरक्त कौन सा है, गामा किरणें, अल्फा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, कौन सा किरण है, जो पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या करता है, पराबैंगनी किरणें क्या करता है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें को कौन रोकता है, तो O3 रोकता है, ओजोन रोकता है। अगर जो वो नहीं रोकेगा तो यहाँ दोस्तों स्किन से संबंधित जो बीमारी है वो बहुत हो सकता है। यानी कि जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरणें कौन सा है, तो पराबैंगनी किरणें है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण के दर को कम करता है। जो बाष्पीकरण है उसके दर को कम कौन कर सकता है, तो तापमान में वृद्धि, नमी, सतह के क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति। देखिए हवा की गति बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा तो बाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। तापमान को बढ़ा देंगे तो बाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। अगर जो नमी हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल में नमी हो जाएगा तो बाष्पीकरण का दर कम हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि यदि कोई बल्ब 100 जूल की ऊर्जा को उपयोग करता है और 20 सेकेंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति क्या है। देखिए आपको पता होगा दोस्तों, P बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, W/T। क्या होता है, W/T। इसको आप याद रखिएगा, W/2 कितना है, 100 जूल को एनर्जी खा जाता है कितना सेकंड में, 20 सेकंड में, यानी कि 5 वाट का बल्ब होगा। कितना वाट के, 5 वाट के। कितना वाट के बल्ब होगा, 5 वाट के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि आरेख में दर्शाए गए परिपथ में शक्ति 6 30 वाट है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। शक्ति 6 जो है 30 वाट है। पहले तो हम इसको इक्विवेलेंट आर निकालेंगे। जैसे ही इक्विवेलेंट आर निकालेंगे तो क्या है दोस्तों, समांतर में है, तो 1 इक्विवेलेंट पर 1/r इक्विवेलेंट पर क्या हो जाएगा, 1/r प्लस क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों आर का मान निकालिए। किसका मान? आर का मान निकालिए 10 वोल्ट में। 10 वोल्ट में किसका? आर का मान निकालिए। देखिए आपको पावर बराबर पता है दोस्तों, शक्ति बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है। क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है। आपको भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है कि नहीं दे रखा है? चलिए ठीक है। आपको आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालना है तो हो जाएगा 5R। 5R यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 प्लस आर, यानी कि 5 प्लस आर, 5 प्लस आर बटा 5R, 5 प्लस आर बटा 5R हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आर इक्विवेलेंट निकालेगा आपको, आर इक्विवेलेंट आप निकाल दिए। अच्छा पी बराबर क्या बोले कि वी स्क्वायर बाई आर होता है। हमको भी पता है, पी पता है, सब कुछ पता है, आर निकालना है। कैसे निकालेंगे आर? देखिए आर हम निकालेंगे दोस्तों, 30 वाट का बल्ब है, कितना वोल्ट? तो 10 वोल्ट, यानी कि 10 क्या स्क्वायर बटा क्या? 5R बटा 5 प्लस आर, इक्विवेलेंट हो गया नहीं? अच्छा अब इसको सोल्व कीजिए, 100 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको काटिए, क्या बार में कटेगा? जैसे ही इसको 100 कीजिएगा, जैसे ही आप क्या कीजिएगा, इसको 10 का स्क्वायर 100 कीजिए, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जैसे ही आप काटिएगा इसको तो कितना बचेगा दोस्तों? कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचेगा तो इसको इधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा? 5R, क्या हो जाएगा? 5R, 5R बट क्या हो जाएगा? 5R, 5R बटा 5 प्लस आर, 5 प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 बटा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 बटा 3। इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसको यहाँ भेजिएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 बराबर 15R बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको यहाँ पे भेज दीजिए तो 15 आर इज इक्वल टू 10 बचे 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 10 आर हो जाएगा, यानी कि 5R बराबर 50, आर बराबर कितना? 10, यानी कि 10 ओम का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे क्या होगा? 10 ओम का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि तांबे के एक कॉइल को 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध कितना है? 450 ओम है। यदि तांबे का ताप गुणांक कितना है? 0.0043 डिग्री सेल्सियस है तो 70 डिग्री सेल्सियस कॉइल पर प्रतिरोध कितना होगा? कह रहा है कि दोस्तों जब तांबा का आर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर है तो 450 ओम है। कितना है? 450 ओम। ठीक है। अच्छा 450 ओम है। आपको गुणांक दे रखा है, ताप गुणांक दे रखा है कितना? 0.0043 दे रखा है पर डिग्री सेल्सियस। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? एकदम दे रखा है। इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक के? कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि हम इसको 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है। तो आर टी बराबर होता है दोस्तों आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। क्या होता है? अल्फा इंटू टी। ठीक है। अच्छा आर टी कितना दे रखा है? तो आर हमको 70 निकालना है। कितना निकालना है? 70 निकालना है। आर 20 हमको पता है। क्या पता है? आर 20 हमको पता है। कितना पता है? 1 प्लस अल्फा 70, 1 प्लस अल्फा 70 बटा ए प्लस अल्फा 20। ठीक है। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? आर 70 बराबर निकालना है, आर 70 बराबर निकालना है तो आर 20 हो जाएगा। यहाँ पे आर 20 1 प्लस अल्फा का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.0043 इंटू 70 दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बटा में क्या दीजिए फिर अल्फा 1 प्लस यहाँ पे 1 होगा 1 प्लस 0.0043 गुने 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.0043 गुने 20। जैसे ही आर 20 का मान कितना दे रखा है? आर 20 का मान 450 दे रखा है। जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा दोस्तों 539.09 ओम। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उच्चतम प्रतिरोधकता है? उच्चतम प्रतिरोधकता मतलब कहने का मतलब उच्च प्रतिरोध है। देखिए दोस्तों उच्चतम प्रतिरोधकता होता है, कौन से पदार्थ के उच्चतम प्रतिरोधकता होता है? जो नॉन कंडक्टर है, एकदम प्योर नॉन कंडक्टर है। तो एबोनाइट जो है दोस्तों क्या है? प्योर का नॉन कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही है। बाकी तांबा कांच सब क्या है? कंडक्टर है। एबोनाइट जो है कांच भी क्या है? नॉन कंडक्टर है, लेकिन इससे भी ज्यादा कौन है? एबोनाइट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कह रहा है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों करते हैं? तो अर्थ का उपयोग करते हैं सुरक्षा के लिए दोस्तों। क्यों सुरक्षा के लिए? जब ज्यादा धारा आ जाए तो कहां चला जाए? अर्थ में चला जाए, धरती में चला जाए, इसलिए हम लोग अर्थ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बल्ब के फिलामेंट डॉट 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 प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसका उच्च प्रतिरोध हो। अगर जिसका लंबाई बढ़ाइएगा दोस्तों, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कीजिएगा तो क्या होता है? उसका प्रतिरोध आर जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लंबाई का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो उच्च प्रतिरोध रहेगा, उच्च प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा चमकेगा, इसीलिए क्या बनाते हैं, पतला बनाते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 4 ओम के टर्मिनल के बीच का विभव ज्ञात कीजिए। कितना ओम के, 4 ओम के, 4 ओम के विभव ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कितना ओम के दोस्तों, 4 ओम के। कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले हम लोग इसका आई निकालेंगे। आर आपको पता है, कितना पता है आर आपको जैसे ही श्रेणीकरण में दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। इक्विवेलेंट कितना है, आर हो गया 10 ओम। आपको पता है दोस्तों आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी बटा आर। क्या होता है, वी बटा आर। वी कितना है, 5 है, आर कितना है, 10 है। आर कितना है, 10 है, यानी कि 0 पॉइंट कितना बराबर कट गया, 0.5 एम्पियर आ गया, 0.5 एम्पियर आ गया। कितना एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब जब 0.5 एम्पियर आ गया दोस्तों, तो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आई आर। आई हमको पता है 0.5। अब किसमें पूछ रहा है, 4 ओम में, तो 4 यहाँ पे गुना कर दीजिए 4, यानी कि 4 5 20, 2 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही है, 2 वोल्ट का। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। जब समांतर श्रेणी में क्या करते हैं दोस्तों, उसको प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो किसके समतुल्य माना जाता है, इसके समतुल्य माना जाता है। तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के में वृद्धि करना, क्या करना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना इसके समतुल्य माना जाता है। क्योंकि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आर का मान क्या हो जाता है, कम जाता है, और क्षेत्रफल को भी हम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, आर का मान क्या हो जाता है, कम जाता है। इसलिए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृद्धि का कारण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या रहा, कंप्यूटर के असेंबली भाषा। कंप्यूटर का असेंबली भाषा कौन होता है, कंप्यूटर के असेंबली भाषा है प्रोटॉन है दोस्तों। कौन सा है, प्रोटॉन है कंप्यूटर के असेंबली भाषा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। इसका सिलिकॉन का बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है, सिलिकॉन जो है एक प्रकार का अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि वर्ग बी की आग को नियंत्रण करने के लिए किस अग्निमाशक का प्रयोग करते हैं। तो वर्ग बी का आग है दोस्तों, क्या है वर्ग बी में क्या आता है, जल्दी बताइए। वर्ग बी में आता है लिक्विड। क्या आता है, लिक्विड में कौन आता है, लिक्विड में आता है पेट्रोल आता है, डीजल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है। किसमें, वर्ग बी में। तो वर्ग बी में अगर जो आग लग जाए तो क्या कीजिएगा आप, कैसे इसको नियंत्रण कीजिएगा, तो उसको हम लोग CO2 से नियंत्रण करते हैं। कैसे करते हैं, CO2 से करते हैं नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंप से व टी वेल्ट से वर्ग के क्लैंप करते हैं। किससे बचने के लिए, तो कौन सी बचना है, तो सिर्फ दुर्घटना से बचना है। तो दुर्घटना से बचने के लिए बेल्ट से, क्लैंप से, जैसे भी करना है, टी से करना है, क्लैंप करते हैं। क्वेश्चन 35 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा सुरक्षा के उपकरण पीपीई की श्रेणी में आता है। पीपीई कहने का मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो कौन आता है, चश्मा आता है, दस्ताने आता है, सुरक्षा पेटी आता है, सभी आता है। ऑप्शन डी सही है, 35 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन असत्य है, देखिए ए साइज का सीट हेतु लंबाई चौड़ाई का उल्लेखनीय सामान्य बात है। इस सीट के साइज में कौन सा असत्य है, तो ये तो एकदम सही बात है, एकदम उल्लेखनीय क्या है, आसान बात है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है कि ए साइज के सीट के जीएसएम मान उल्लेख समान बात है, जीएसएम भी समान बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन सी देखिए, कह रहा है ए साइज के सीट के क्षेत्रफल उल्लेख करना सामान्य बात होती है, यानी कि ऑप्शन डी है, जो ऑप्शन डी यानी कि चारों जो है दोस्तों असत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसका ध्यान रखकर किया जाता है, तो साफ सुथरी का भी ध्यान रखते हैं, पेंसिल के स्याही पर का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ड्राइंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है। ड्राइंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है, तो ड्राइंग टेम्पलेट की एक पारदर्शक प्लास्टिक का शीट हो, ठीक है। फिर कह रहा है इस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त एवं षटकोण आदि बनी हो। फिर कह रहा है कि उचित समय में इन आकृतियों को ड्राइंग मुक्त किया जा सकता हो, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि दीर्घवृत्त के उत्केंद्र यानी कि ई का मान क्या होता है, दीर्घवृत्त के, तो दीर्घवृत्त एक होता है दीर्घवृत्त, एक होता है लघुवृत्त, एक होता है वृत्त। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो दीर्घवृत्त के लिए ऑप्शन ए सही है, यानी कि ई जो है ई से बड़ा क्या होगा, एक होगा, ई जो है से एक से छोटा होगा। अगर जो ई, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित चित्र में कौन सी बहुभुज है। निम्नलिखित चित्र में कौन सी बहुभुज है, पहले भुजा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8 भुजा है। तो 8 भुजा जब रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 8 भुजा रहेगा, 8 भुजा है, कितना भुजा है 8 भुजा है, तो 8 भुजा रहेगा तो कौन सा अष्टभुज हो जाएगा। अगर जो 6 भुजा रहता
6 भुजा रहता तो कौन होता, 7 भुजा रहता तो क्या होता, 9 भुजा रहता तो कौन होता, 5 भुजा रहता कौन होता। आप कमेंट करके इस चारों को बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है कि कोई डॉट 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 एक ऐसा वक्र जो किसी वृत्त के परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा जैसे वृत्त है इसके परिधि पर अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त के सरल रेखा का घूमता है। जब वृत्त के सरल रेखा घूमता है उसको क्या बोलते हैं, जब वृत्त के सरल रेखा घूमता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों त्रिचोड़। क्या बोलते हैं उसको, त्रिचोड़ बोलते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, कह रहा ISI के ने विभिन्न प्रकार के रेखाओं के उनकी माप के आधार पर समूहों को विभाजित किया है। निम्न में से रेखा समूह 0.5 बी टाइप की रेखा का माप है। बी टाइप रेखा के माप कौन सा है, 0.5 बी टाइप रेखा के माप कौन सा है, 0.2 mm। कह रहा है क्वेश्चन 43, यदि एक रेखा बीपी के लंबवत है, क्या है, VP के लंबवत है, VP के क्या है, लंबवत है। देखिए आप VP, ये क्या है, VP है दोस्तों, ये क्या है, वर्टिकल है, ये क्या है, HP है, हॉरिजॉन्टल। कह रहा है VP के लंबवत है, VP के लंबवत ऐसे रहता है, तो HP के समांतर है, तो HP के समांतर है। तो इसके सामने का दृश्य क्या होगा, जब हम फ्रंट से देखेंगे दोस्तों, जब हम फ्रंट से देखेंगे तो इसका सामने का दृश्य क्या होगा, तो इसका सामने का जो दृश्य है दोस्तों, इसका सामने का दृश्य क्या होगा, इसका सामने का दृश्य तो एक बिंदु हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। VP के क्या है, VP के परपेंडिकुलर है और HP के समांतर है, तो ये जब सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक बिंदु दिखेगा। क्या दिखेगा, एक बिंदु दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से कथन का चयन करें। कौन सा कथन, कह रहा है कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है। निम्नलिखित में से कथन का चयन करें, कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है, नहीं। कटिंग प्लेन जो है दोस्तों, कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है। कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन हो सकता है। कटिंग प्लेन जो है, गलत कथन जो है ना, गलत कथन ऑप्शन बी सही। सदैव क्षैतिज थोड़ी होगा। मान के चलिए कि आपके पास एक शंकु है, ठीक है, शंकु का आप कटिंग प्लेन किए, यहां से काट दिए, तो ये वर्टिकल भी हो सकता है, तिरछा काटे तो तिर्यक भी हो सकता है। अगर जो ऐसे काट दिए तो क्या हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तिर्यक किसी प्रकार का हो सकता है, यानी कि ये जो है गलत है, सदैव क्षैतिज हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, कह रहा है कि निम्न में N7 ग्रेड का सरफेस वैल्यू को चुने। N7 ग्रेड का सरफेस वैल्यू को चुने। देखिए दोस्तों, आप D नोट याद किए होंगे, A नोट याद किए होंगे, T नोट याद किए होंगे, D1 A1 A3 और T1 T नोट T1 T, ये सब याद किए होंगे, लेकिन आप सरफेस वैल्यू नहीं याद किए होंगे। N नोट, N1, N2, N3, जो आप N4, ये जो है दोस्तों सरफेस रफनेस है, सरफेस वैल्यू है। तो N नोट का जो मान है दोस्तों क्या होता है, 0.025 होता है। N नोट का मान क्या होता है, 0.025। N1 का मान क्या होता है, 0.5 होता है। ऐसे ही आप क्या करना है, इसमें से 2 मल्टीप्लाई करना जाता है। N7 का मान जो होता है दोस्तों क्या हो जाता है, 1.6 होता है। N7 का मान क्या होता है, 1.6 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है किसी राशि के लिए ज्ञात मानक तथा मापन युक्ति के माप के बीच संख्यात्मक तुलना करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संख्यात्मक तुलना करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो अंश संशोधन कहलाती है। क्या कहलाती है, अंश संशोधन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा है कि पहिया तथा धुरी का वेग का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहिया और धुरी दोनों तो एक ही से कनेक्ट है, तो पहिया तथा धुरी के अनुपात का वेग क्या होगा, तो पहिया का त्रिज्या क्या होगा उसको दोस्तों, पहिया का त्रिज्या बटा धुरी की त्रिज्या होगा। क्या होगा, पहिया का त्रिज्या r और धुरी की त्रिज्या r, ये क्या होगा, इसका वेग अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय है, नवीकरणीय स्रोत है। कौन सा ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है, देखिए पेट्रोल जो है अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल भी खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा दोस्तों, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है जो कभी खत्म होने का चीज नहीं है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा, ऑप्शन डी सही है 48 के। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक दंड है। देखिए तो वन परिस्थिति तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों का अभिकलन के लिए, वन किसके लिए, वन परिस्थिति तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों का अभिकरण के लिए BOD किसके लिए मानक है, तो ऑक्सीजन स्तरों का अभिकरण के लिए। चलिए ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कणों के द्रव्यमान दिया हुआ है M1 M2, उसके प्रारंभिक वेग दिया हुआ है U1 U2, टक्कर के पश्चात कण की ऊर्जा अवशोषित कर उच्चतर स्तर उत्तेजित हो जाता है, उच्चतर स्तर पर तक उत्तेजित हो जाता है। यदि कणों के अंतिम वेग V1 तथा V2 हो तो, V1 तथा V2 हो तो
आपको पता होगा दोस्तों, जब भी कोई वस्तु टकराता है तो क्या होता है, ऑप्शन इसका सी सही होगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, जो पहले का है दोस्तों, क्या है, पहले वाला है। अच्छा, उसमें से एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, टकराने ऊर्जा अवशोषित होगा। जैसे ही ऊर्जा को आप शोषण करेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी सही है दोस्तों। कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए मिलते हैं अगले सेट के साथ दोस्तों। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं शिक्षा दर्शन के, वहां पे कमेंट कीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक के।